नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BANS 183 के चैप्टर नंबर 9 की चर्चा करेंगे। जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा इको टूरिज्म यानी कि पर्यावरणीय पर्यटन। तो यदि आपने पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो इन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिए ताकि चैप्टर को समझने में आपको आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें से प्रश्न आना तय है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलेगा कि इको टूरिज्म किस प्रकार से किसी समाज की अर्थव्यवस्था, राजनीति, मनोवैज्ञानिक और कम्युनिटी के लेवल पर प्रभावित करता है। इसके साथ साथ कुछ केस स्टडी इस चैप्टर में दी गई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि नागालैंड, केरल, गुजरात और असम के पर्यावरणीय पर्यटन के बारे में बताएगा, वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ यही बताया जाएगा कि इन क्षेत्रों को पर्यावरणीय पर्यटन के संबंध में, इको टूरिज्म के संबंध में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जहाँ हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर का एक इंट्रो दिया है और चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से, जहाँ सबसे पहले इको टूरिज्म को डिफाइन किया जा रहा है, यानी कि पर्यावरणीय पर्यटन को परिभाषित किया जा रहा है। देखिए, पर्यावरणीय पर्यटन क्या होता है। आज बड़े पैमाने पर लोग क्या कर रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्राएं कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो सबसे ज़्यादा यात्रा बड़ी है वो बड़ी है ऐसे क्षेत्र पर जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे क्षेत्र जो इकोलॉजिकल रूप से साफ सुथरे हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ प्रकृति की सुंदरता को दिखाते हैं। तो यानी कि आज के टाइम पे टूरिज्म की जो डिमांड बढ़ी है वो ऐसे क्षेत्रों के प्रति बढ़ी है जो कहीं ना कहीं नेचर वाइज ब्यूटीफुल है, जहाँ पर नेचर ब्यूटी दिखाई देती है, यानी कि प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है। चाहे हम भारत के नॉर्थ ईस्ट की बात करें या केरल की बात करें, इसी प्रकार से विश्व में जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इको टूरिज्म की संभावनाएं हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग हर साल यात्रा करने जाते हैं। तो यहाँ पर हमें यही बताया जाएगा कि जो इको टूरिज्म है, इसकी जो सबसे पहली बार परिभाषा दी गई है वो परिभाषा दी है मैक्सिकन वास्तुकार थे एक हेक्टर सेबलॉस। इन्होंने जो परिभाषा दी, उन्होंने परिभाषा ये दी कि पर्यावरणीय पर्यटन जो है वो पर्यावरण से जिम्मेदार, ज्ञानवर्धक यात्रा और प्रकृति का आनंद लेने के उद्देश्य से की गई है। यानी कि इको टूरिज्म क्या है। इको टूरिज्म ये है कि जब हम ऐसी यात्रा करें जिससे हमें नेचर का ज्ञान मिले और नेचर का हम आनंद उठा पाएँ, प्रकृति का हम आनंद उठा पाएँ। तो ऐसी ही यात्रा क्या है, इको टूरिज्म है, जिसमें किसी प्रकार की रोक टोक ना हो। इस परिभाषा के हिसाब से इको टूरिज्म कल्चरल और इकोलॉजिकल दोनों चीज़ों को प्रभावित करता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों की संस्कृति और उनकी संस्कृति से आप प्रभावित होंगे और साथ साथ पर्यावरण भी प्रभावित होगा। इससे वहाँ के लोगों को लाभ पहुँचेगा, यानी कि स्थानीय आबादी को लाभ पहुँचेगा, जो कि उनकी गतिविधि का एक हिस्सा है भी। ऐसे में पर्यावरण पर्यटन पर विभिन्न परिभाषाएं हमारे सामने आती हैं, लेकिन जितनी भी परिभाषाओं को आप पढ़ लो उसमें एक चीज़ आएगी कि पर्यावरण संरक्षण की बात हम करेंगे, पर्यावरण को बचाने की बात करेंगे। इसके साथ साथ जो वहाँ के मूल निवासी लोग हैं, जो लोग होस्ट करते हैं, मेज़बान होते हैं, इनके लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए और ये आत्मनिर्भर विकास को भी बढ़ावा दे। जैसा कि 2005 में कैरियर ने भी कहा था कि पर्यावरण पर्यटन उल्लेखनीय है, क्योंकि ये पर्यटन उद्योग में सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। आज बड़े पैमाने पर लोग ऐसे क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो रहे हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पर्यावरण पर्यटन कहीं ना कहीं पर्यटन का एक बहुत बड़ी विकल्प बन चुका है, बहुत बड़ा चॉइस बन चुका है, जिसको हम कल्चरल टूरिज्म से भी जोड़ सकते हैं, नेचर टूरिज्म से भी जोड़ सकते हैं, ऐसा कैरियर ने कहा है। तो इको टूरिज्म एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति को प्रभावित करता है, एक क्षेत्र के जो नेचर का इतिहास है उससे भी प्रभावित करता है। तो ऐसे में ये बात भी आ जाती है कि वो चीज़ें क्या हों जिसकी वजह से इको टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। तो ऐसे में जो मानव विज्ञानी हैं, जो एंथ्रोपोलॉजर हैं, ये क्या करते हैं, ये बड़े पैमाने पर ऐसी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं जिसके परिणामतः इको टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। तो आई होप से इको टूरिज्म की परिभाषा आपको समझ में आ चुकी होगी। तो एक मानव विज्ञानी स्थानीय ज़रूरतों की बात करता है, ये भी बात करता है कि उस क्षेत्र में आजीविका की क्या संभावना है, यानी कि लोग किस प्रकार से कमा सकते हैं। सांस्कृतिक तत्वों की पहचान करता है वो। इसके साथ साथ सुरक्षा की बात करता है, क्योंकि अगर आप पर्यावरणीय क्षेत्रों में पर्यटन के लिए जा रहे हैं तो पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको सिक्योरिटी दे, सिक्योर रखे। क्योंकि कई बार कुछ पर्यावरणीय इलाके ऐसे होते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो हिंसक गतिविधियों में लिप्त होते हैं।
तो ऐसे में राज्य को ऐसा खाका तैयार करना चाहिए। मानव विज्ञान इस चीज़ पर ध्यान दे रहा है, वो स्थानीय समुदाय के व्यवहार की बात कर रहा है। जैसे कि भारत का एग्जाम्पल लेता हूँ, नागालैंड का, या फिर नॉर्थ ईस्ट में आप किसी भी स्टेट में घूमने जाएँ तो ये खतरे से खाली नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र में इको टूरिज्म की संभावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन ना लोग डर के मारे जाते नहीं हैं। तो ऐसे में एक मानव विज्ञानी क्या करता है, वो ऐसे व्यवहारों का भी अध्ययन करता है जो इको टूरिज्म की राह में बाधा हैं। तो कैरियर और मैकलॉयड ने यही कहा था कि पर्यावरण पर्यटन में आकर्षक चीज़ें हैं, प्रकृति का आनंद लेने की चीज़ें हैं। तो ऐसी यात्रा जो प्रकृति का आनंद लेने के लिए की जाए वही इको टूरिज्म कहलाएगी। इसमें हम क्या करेंगे, ना सिर्फ पर्यावरण का आनंद लेंगे बल्कि अपने मनपसंद लोगों के साथ आनंद लेने के लिए, मनोरंजन उठाने के लिए यात्राएं करेंगे। हमारी इन गतिविधियों में देशी लोग भी हो सकते हैं और विदेशी लोग भी हो सकते हैं। ऐसे में बात यह आती है कि उनको होस्ट किस प्रकार से किया जाए। हाल ही के दिनों में बड़े पैमाने पर पर्यटन की डिमांड हुई है और इसमें पर्यावरण पर्यटन की डिमांड बहुत ज़्यादा हुई है। ऐसे में ऐसे स्थल भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं जो कि इको टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हों। तो आई होप सो अगर इको टूरिज्म की परिभाषा आपसे पूछी गई तो आप इको टूरिज्म की डेफिनेशन बहुत अच्छे से देंगे। आगे चैप्टर में बात की गई है सशक्तिकरण की और असशक्तिकरण की। देखिए, सशक्तिकरण का मतलब होता है एम्पावरमेंट। ठीक है भाई, सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, एम्पावरमेंट। तो हम जब इको टूरिज्म करते हैं यानी कि पर्यावरण पर्यटन करते हैं तो हम किस प्रकार से किसी क्षेत्र को मजबूत कर सकते हैं। तो देखो, पर्यावरण की सुरक्षा करनी पड़ेगी हमें, तभी तो लोग वहाँ पर देखने आएंगे। स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना पड़ेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को, यानी कि जिस क्षेत्र में पर्यटन हो रहा है उस क्षेत्र की इकोनॉमिक्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और जितने भी वहाँ की कम्युनिटी है, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, उनको भी जागरूक करना पड़ेगा इस टूरिज्म के प्रति। क्योंकि अगर वहाँ के लोग जागरूक नहीं होंगे तो वो लाभ कैसे कमाएंगे, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे चलायमान होगी, वहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। तो ऐसे में जो एक मानव विज्ञानी है वो सशक्तिकरण को राजनीतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर बांट रहा है। जब हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि जिस क्षेत्र में इको टूरिज्म हो रहा है उस क्षेत्र की जो कम्युनिटी है उनमें उन लोगों को प्रॉफिट मिले जो सबसे निम्न स्तर पर हैं। क्योंकि निम्न स्तर का व्यक्ति जब ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा तभी हम सही मायनों में ये कहेंगे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, राजनीतिक भागीदारी हो रही है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोकतंत्र का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन किस में हो, सत्ता में हो, राजनीति में हो। तो ऐसे में स्थानीय समुदाय की जो आवाज़ होती है, स्थानीय समुदाय की जो समस्या होती हैं वो सामने आनी चाहिए। और ये कई बार पर्यावरण पर्यटन से आती है। जैसे कि मान लो मैं किस क्षेत्र में घूमने जा रहा हूँ और मुझे लगा कि वहाँ की कम्युनिटी की समस्याएं हैं और मैंने आके उस चीज़ के बारे में लिखा, मैंने आके उस चीज़ के बारे में औरों को बताया, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व का ध्यान मैंने उस ओर आकर्षित करवाया। तो कौन सा सशक्तिकरण हो गया, ये राजनीतिक सशक्तिकरण हो गया। दूसरा है सामाजिक सशक्तिकरण यानी कि सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट में हम ये बात रखेंगे कि समाज में सभी लोगों का एक दूसरे से तालमेल बना रहे और देश की एकता अखंडता बनी रहे। चाहे युवा समूह हो, चाहे महिला समूह हो, चाहे वो लोग हों जो पिछड़े हुए हैं, हर किसी को पर्यटन का लाभ मिले। ऐसा ना हो कि किसी क्षेत्र में जब पर्यटन हो रहा है, किसी क्षेत्र में टूरिज्म हो रहा है तो उसका सारा प्रॉफिट कुछ ही लोगों को मिले, ऐसा ना हो। हर एक बंदे को इसका प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसके साथ साथ उस क्षेत्र में पानी की आपूर्ति हो, उस क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि फर्स्ट एड मेडिकल सेंटर हो, तभी उस क्षेत्र में टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है, तभी उस क्षेत्र के एक एक व्यक्ति का विकास किया जा सकता है। इसके अलावा अगर इको टूरिज्म का कोई नुकसान है तो उस नुकसान को भी कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस क्षेत्र को हम ना टूरिज्म के हिसाब से बनाने के लिए, टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए ना उस क्षेत्र का विकास करते हैं और परिणाम ये होता है कि उस क्षेत्र के लोगों को हमें वहाँ से भगा देते हैं। तब जब उस क्षेत्र के लोगों का विस्थापन होता है, उस क्षेत्र के लोगों को अपना घर बार संपत्ति छोड़ कर जानी पड़ती है, तो उनके पास कोई भी और काम नहीं रहता क्योंकि वो अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था पर निर्भर थे। वो लोकल इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ थी उसके ऊपर निर्भर थे वो पूरी तरीके से। ऐसे में उन्हें बेचारों को क्या करना पड़ता है, वो आपराधिक प्रवृत्तियों में लग जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। भीख मांगना पड़ता है उन्हें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहना पड़ता है, अपनी भूमि से उन्हें निकाल दिया जाता है, उनकी संस्कृति खत्म हो जाती है और कई बार स्त्रियों को वेश्यावृत्ति तक पर भी आना पड़ता है। ये सब चीज़ें मैन स्प्रगर ने 1993 में कही। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि टूरिज्म का इफेक्ट समाज पर निगेटिव हो। तो सोशल एम्पावरमेंट के लिए इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा ताकि आर्थिक लाभ जो हो वो सब पर बराबर हो। क्योंकि अगर आर्थिक लाभ सबके लिए बराबर नहीं हुए तो समाज में क्या होगा, ईर्ष्या आएगी, संघर्ष होंगे। आगे चैप्टर में साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट की बात की गई है यानी कि मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण की बात की गई है। देखिए, साइकोलॉजी की इफेक्ट क्या होता है,
जब एक कम्युनिटी के लोग अपने भविष्य के रूप में यानी कि फ्यूचर के लिए पॉजिटिव सोच रखते हों, उन्हें यह ना हो कि आज हमारे पास रोटी है कल नहीं होगी, आज हमारे पास कमाई का साधन है कल नहीं होगा। अगर कोई बंदा इसी चिंता में है तो वो निगेटिव फैक्ट है। तो एक कम्युनिटी साइकोलॉजिकल रूप से कब मजबूत हो सकती है, मनोवैज्ञानिक रूप से कब मजबूत हो सकती है, जब उसके सदस्य भविष्य के बारे में पॉजिटिव रहें। वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास हो, वो आत्मनिर्भर हों, वो स्वतंत्र हों, उन्हें अपनी परंपराओं पर गर्व हो, अपनी संस्कृति पर गर्व हो। लेकिन अगर हम किसी क्षेत्र के लोगों को में आत्मसम्मान ना हो, भलाई के लिए चीज़ें ना हो, तो क्या होगा, वहाँ पर साइकोलॉजी ना इफेक्ट निगेटिव होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इको टूरिज्म के माध्यम से इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस क्षेत्र में इको टूरिज्म हो रहा है उस क्षेत्र की संस्कृति को नुकसान ना पहुँचे, उस क्षेत्र की जो परंपराएं हैं उसका हम सम्मान करें, ये ना कि मजाक उड़ाएं। संवेदनशीलता रखें और स्थानीय लोगों को सम्मान दें। तो इससे क्या होगा, उस क्षेत्र का मनोवैज्ञानिक रूप से यानी कि साइकोलॉजिकल रूप से वो समाज मजबूत बनेगा और ऐसे में वो समाज खुद पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देगा। लेकिन अगर आप समाज की धारा को समाज से अलग कर दोगे तो वो पता क्या करेगा, हिंसा करेगी। तो अगर हम स्थानीय लोगों को क्या करते हैं, विरोध में लाते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें दिक्कत में ला देंगी। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया पेरू का और कोलंबिया का, जहाँ अमेजन में यागुआ इंडियंस नाम की जनजाति रहती थी। ठीक है, तो यहाँ पर जब पर्यटन हुआ तो इन लोगों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ भाई। ठीक है भाई, कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ, लेकिन जब वनों की कटाई हुई, कृषि खेती के लिए भूमि अनुपलब्ध हो गई, तो इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने लड़ाई झगड़े हिंसा इन सब चीज़ों पर ये उतर आए। तो इसी प्रकार से जब कहीं पर इको टूरिज्म होता है तो इकोनॉमिकल रूप से भी प्रभावित करता है और साइकोलॉजिकल रूप से भी प्रभावित करता है। लेकिन समाज को जहाँ ये मजबूत बनाता है तो समाज को कमज़ोर भी करता है कई बार। ठीक है भाई, एक तरफ तो वन्य प्रजातियों का संरक्षण हो सकता है, यानी कि वनों को बचाने की बात की सकती है, लेकिन दूसरी तरफ वनों का विनाश भी हो सकता है। एक तरफ पशुओं को बचाने की बात की सकती है तो एक तरफ लोगों का नुकसान भी हो सकता है, यानी कि इको टूरिज्म से समाज मजबूत भी हो सकता है और समाज कमज़ोर भी हो सकता है। और फोर्थ वन लास्ट है कम्युनिटी आधारित पर्यावरणीय पर्यटन। इसमें क्या होगा, कम्युनिटी आधारित पर्यावरण पर्यटन में हम इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, लोगों के जीवन में क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जागरूक नहीं होते, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि उन संसाधनों का प्रयोग कैसे करें। तो ऐसे में लोगों को जागरूकता दी जाती है, बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर सिखाए जाते हैं, उन्हें स्किल्स सिखाई जाती है ताकि वो लोग भी उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें। तो यहाँ से जितने प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों के उत्तर देने में आप सक्षम हैं। जैसे कि किसी कम्युनिटी को इको टूरिज्म में अगर महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनाना है तो उसके लिए हम क्या क्या करें, पर्यावरण पर्यटन किस प्रकार से सशक्त हो सकता है और किस प्रकार से असशक्त हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आगे बात की जा रही है इको टूरिज्म में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या भूमिका है। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, यानी कि सतत विकास क्या है। ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए, ऐसे विकास को हम सतत विकास कहते हैं। ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए वो कौन सा विकास है, सतत विकास। तो ऐसे में हमें पर्यावरण को संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए, गरीबी खत्म करने की बात की जानी चाहिए, सामाजिक विकास की बात करनी चाहिए, समानता पर आधारित विकास की बात करनी चाहिए, लोगों की स्वतंत्रता का ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम पर्यटन कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, तो एक क्षेत्र से व्यक्ति जब दूसरे क्षेत्र में जा रहा है तो एक क्षेत्र का पर्यटन जो है दूसरे क्षेत्र में जाकर पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। लोग बड़े पैमाने पर क्षेत्रों को प्रदूषित कर रहे हैं, समुद्री कचरा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में पर्यावरण को बचाना ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आ जाए पर्यावरण पर्यटन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो पर्यावरण पर्यटन की परिभाषा तो हमने पहले ले ली। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात क्या है कि आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाए, संसाधनों का संरक्षण किया जाए, वनों को बचाया जाए, स्थानीय आबादी की संस्कृति को बचाया जाए, तो ही हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, आने वाली पीढ़ियों का विकास है। तो इसके लिए हर एक देश अपना अपना योगदान दे रहा है, साथ ही साथ विभिन्न विचारकों की राय भी ली जा रही है। यानी कुल मिलाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है, सतत विकास में क्या है कि हम पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे, हम उन वर्ग की बात करेंगे जो इन्हें सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ माना गया है, उन लोगों को भी आगे बढ़ाने की यहाँ पर बात करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, अवेयरनेस को बढ़ावा देंगे। चैप्टर की मेन स्टार्टिंग जो होती है वो यहाँ से होती है, यहाँ से यहाँ तक यही बात की गई है। चैप्टर की जो मेन स्टार्टिंग होती है वो यहाँ से होती है कि भारत में पर्यावरण पर्यटन केस स्टडी, जहाँ आपको नागालैंड के बारे में बताया जाएगा, जहाँ आपको केरल के बारे में बताया जाएगा, जहाँ आपको असम के बारे में बताया जाएगा और गुजरात के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। देखो नागालैंड की बात की जाए तो ये भारत के पूर्वोत्तर का राज्य है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। तो लेकिन नागालैंड की एक समस्या ये है
कि ये हमेशा उपद्रवी यहाँ पर रहते हैं, हिंसा रहती है, अलगाववादी रहते हैं। नागालैंड कई बार देश से अलग होने की डिमांड भी करता है। लेकिन नागालैंड की अगर विशेषता की बात की जाए तो यहाँ पर इको टूरिज्म की बहुत सारी संभावनाएं हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्राकृतिक सुंदरता के क्षेत्र हैं कि पूरे विश्व के लोग यहाँ पर देखने के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन इस क्षेत्र की हिंसक गतिविधियों और अलगाववादी डिमांड्स की वजह से लोग यहाँ आने से कतराते हैं, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा नहीं है यहाँ पर। तो नागालैंड की बात की जाए तो यहाँ पर जो जनजाति रहती है उसे हम नागा जनजाति कहते हैं। ज़्यादातर गाँव में नागा जनजाति ही रहती है। ये खेती करते हैं, वनों के संरक्षण की बात करते हैं और अपने सामाजिक मुद्दों की बात करते हैं। नागालैंड में पर्यावरण पर्यटन सफल हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कब कैसे करना है, वो ये करना है कि सबसे पहले यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, लोकल जो लोग हैं, इन्हें जागरूक करना पड़ेगा, इन्हें समाज की धारा में लाना पड़ेगा, इन्हें शिक्षित करना पड़ेगा, इन्हें भारतीय संदर्भ में उचित ज्ञान देना पड़ेगा, ताकि जो इनकी अलगाववादी डिमांड्स हैं वो कम हो सके। तभी सभी लोग यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। इसके साथ साथ हमें यहाँ शिक्षा, जल आपूर्ति, सड़कों का निर्माण, वनों का निर्माण, बिजली, स्वच्छता, स्वास्थ्य जैसे कल्याणकारी योजनाएं शुरू करनी पड़ेगी। और ये जब भी हो सकता है जब कम्युनिटी यहाँ की भागीदारी करे। तो यहाँ का जो राज्य पर्यटन विभाग है उससे चाहिए कि वो केंद्रीय पर्यटन विभाग के साथ मिलकर इस क्षेत्र को विकास करे, इस क्षेत्र को सुविधाएं दे। हालांकि आज के टाइम पे लोग कहीं ना कहीं जागरूक हुए हैं। यहाँ के ग्रामीण लोगों ने पेइंग गेस्ट खोलने शुरू कर दिए हैं, जिसे नागालैंड की स्थानीय भाषा में होम स्टे के नाम से जाना जाता है। तो यानी कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा अब धीरे धीरे मिल रहा है। अब वो कौन सी जगह है जहाँ पर नागालैंड में जाकर घूमा जा सकता है? तो सबसे पहले बात कर रहा है खोनोमा गांव में पर्यावरणीय पर्यटन। तो नागालैंड में ये जगह है खोनोमा गांव, जहाँ पर यहाँ की जो ग्राम परिषद थी उसने इस चीज़ को बढ़ावा दिया और लकड़ी काटने और शिकार पर बैन लगा दिया, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो लोग लकड़ी काट रहे थे, शिकार कर रहे थे, इसकी वजह से जो बहुत सारी वन्य प्रजातियाँ हैं, जीव जंतुओं की प्रजातियाँ लुप्त हो रही थी। लेकिन जब इस चीज़ पर रोक लगी तो बड़े पैमाने पर लोगों ने यहाँ पर पर्यटन करना शुरू किया और इस यहाँ के नेचर का आनंद लेना शुरू किया। यहाँ पर जो और दूसरी जगह है वो है अमूर फाल्कन संरक्षण। अमूर फाल्कन जो जगह है ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है, क्योंकि हर साल साइबेरिया से जो अमूर फाल्कन है बाज की एक प्रजाति, जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया है। तो साइबेरिया से जो ये बाज की प्रजाति है ना, बड़ी संख्या में अफ्रीका जाने के लिए निकलती है। साइबेरिया से कहाँ जाती है? अफ्रीका जाते हैं ये बहुत सारे बाज। लेकिन रास्ते में नागालैंड में आकर ये रुक जाते हैं, विश्राम करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा बाज माना जाता है। कौन सा? अमूर फाल्कन। इसे प्रवासी पक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अफ्रीका से निकल रहा है और कहाँ के लिए? साइबेरिया के लिए। और रास्ते में कहाँ रुक रहा है? नागालैंड में। तो नागालैंड वन विभाग इसके लिए काम कर रहा है। बड़े पैमाने पर पर्यटक यहाँ जाते हैं और इन चीज़ों को देखते हैं। तो अमूर फाल्कन जो रिजर्व है ये किसके लिए? बाजों के लिए, बाज की सबसे बड़ी प्रजाति के लिए है, जो कहाँ से है? अफ्रीका से निकलती है। कहाँ के लिए? साइबेरिया के लिए। और नागालैंड में क्या करती है? विश्राम। तो टिप्पणी करने के लिए आएगा ये क्वेश्चन तो कर देंगे। इसके अलावा बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं यहाँ पर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और बहुत सारे बर्ड सेंचुरी भी हैं, पक्षी अभ्यारण्य भी हैं। तो नागालैंड में कई वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य हैं जो राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित हैं, जैसे कि पेरेन जिले में इंताकी, एक तुएनसांग जिले में फकीम और एक जुएंटो जिले में घोसू। तो ये जितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, जितने पक्षी अभ्यारण्य होते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, ये सब ना प्राकृतिक सुंदरता का एक अनमोल छटा प्रस्तुत करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने हर साल आते हैं। इवन आप भी किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाइए तो आपको नेचर का एक अलग ही आनंद मिलेगा, प्रजातियों का एक अलग ही आनंद मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ उग्रवाद की जो समस्या है, हिंसा की जो समस्या है, इसकी वजह से पर्यटन ना ज़्यादा नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी सरकारों के प्रयास से 2015 में जो शांति समझौता हुआ है तो नागालैंड में कुछ हद तक शांति है। अगर ये शांति ऐसी रही, कम्युनिटी के लोगों ने ऐसे ही सहयोग किया, तो आने वाले समय में नागालैंड में इको टूरिज्म की अपार संभावना है, जिससे इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। केरल की बात करते हैं तो सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक राज्य केरल है, जहाँ बड़े पैमाने पर आज के टाइम पर लोग घूमने जा रहे हैं। केरल की बात की जाए तो केरल के पश्चिमी घाट में 12 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो प्राकृतिक सुंदरता है, जंगली जीवन है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आकर्षित होकर हर साल मनोरंजन के उद्देश्य से यहाँ पर आते हैं। परिणाम ये होता है कि केरल की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी हो रही है और लोगों का ध्यान इस ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करने आते हैं? पहाड़ों की चढ़ाई करने के लिए, यानी कि ट्रैकिंग के लिए आते हैं, बर्ड वॉचिंग के लिए आ रहे हैं। कहाँ पर? केरल में। जगह कौन कौन सी है केरल में घूमने के लिए?
वो है परिबंकुलम टाइगर रिजर्व। परिबंकुलम की बात की जाए तो दो शब्दों से बना, एक परिम्बु जिसका मतलब होता है गन्ना और कुलम का मतलब होता है जलगर्तिका। इस रिजर्व की बात की जाए परिबंकुलम टाइगर रिजर्व की, तो इस रिजर्व में एक सागौन के पेड़ों का बागान है जिसे साइंटिफिक रूप से मैनेजमेंट किया जाता है। इसके अलावा कनीमारा के जो पेड़ हैं वो भी हैं यहाँ पर। ये पेड़ अपने टाइम का सबसे पुराना पेड़ माना जाता है और आदिवासी इसकी पूजा भी करते हैं। ये देवताओं का भी प्रतीक है। यहाँ पर आकर्षक पर्यटन पैकेज हैं, पर्यावरणीय मेडिटेशन करवाया जाता है, हाथी गीत परिरक्षण है, भालू के लिए भी है, कैंप, ट्री टॉप हॉट, आइलैंड हॉट, ट्रैकिंग, फुल मून सेंसस, बैम्बू राफ्टिंग, ये सारी गतिविधियाँ यहाँ पर शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग जो बड़े पैमाने पर बांस हस्तशिल्प पर, मधुमक्खी, मोम, बाम, पेपर बैग, शहद, इन सब चीज़ों पर निर्भर हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक बैग मुक्त अभियान चलाया गया है कि यहाँ पर बिल्कुल भी प्लास्टिक का कोई यूज़ ना हो। ऐसी एक और जगह है अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये कन्नूर में है। ये पश्चिमी घाट के जंगलों में 55 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर ट्रैकिंग की सुविधा उठा सकते हैं आप। इसके अलावा तितलियों की बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये बात केरल की है। केरल में ये रिजर्व है कुछ जहाँ पे आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। गुजरात की बात की जाए तो बहुत से ऐड आपने देखे होंगे, आइए तो कभी गुजरात में। तो गुजरात में वन्य जीवों की अच्छी संख्या है जिसे देखने के लिए न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। गुजरात में एशियाई शेर का एकमात्र घर है। इसके अलावा भारतीय जंगली गधा, लुप्तप्राय मृग और विभिन्न प्रकार के हिरण यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो जगह है इसके अलावा राज्य में बालासोर की अगर बात की जाए तो डायनासोर के घोंसले यहाँ पर मिले हैं, शिकार स्थल मिले हैं, धोलावीरा, लोथल और सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारी जगह मिली हैं जो कि हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करने आते हैं, पर्यटन करने आते हैं। तो यहाँ पर जो गुजरात में जगह है जहाँ घूमने जाया जा सकता है वो कच्छ है। तो कच्छ के रण की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत अच्छा नेचर हिस्ट्री है। ये अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण का महत्व है। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जीवाश्म हैं, जुरेसिक काल के भी यहाँ पर जगह पाई जाती हैं। सर्दियों के टाइम पर बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर पक्षी भी आते हैं। इसी प्रकार से गुजरात में एक जगह है गिर। गिर की बात की जाए तो ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। यहाँ पर एशियाई शेरों का ये एकमात्र घर है, यानी कि एशियाई शेर सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं। ऐसे यहाँ पर एक जगह है डोंग जिला, जहाँ पर भी आप पर्यावरणीय पर्यटन के लिए आ सकते हैं। ये एक आदिवासी जिला है जो गुजरात के दक्षिण में है। इसमें पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, घने जंगल हैं। यहाँ पर जो जनजातियाँ वो हैं भील, कोंकणी, वर्ली, कोतावलिया, कथौड़ी और गमिडोंग, जो यहाँ की जनजातियाँ हैं। बहुत बड़े बड़े वन हैं, यहाँ पर झरने हैं, सुंदर परिदृश्य हैं और आदिवासी संस्कृति है। यहाँ नागों का निवास है। पर्यावरणीय संतुलन के लिए बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर घूमा जा सकता है। लास्ट में चैप्टर में असम के बारे में बताया गया है। असम के इकोलॉजिकल टूरिज्म की बात की जाए, असम के इको टूरिज्म की बात की जाए तो असम में भी इतनी अच्छी अच्छी नेचर वाली जगह हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर बहुत सारे टूरिस्ट आकर्षित होते हैं और हर साल घूमने जाते हैं, जिसकी वजह से असम की अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। असम में केवल इको टूरिज्म ही नहीं बल्कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी हैं, तीर्थ स्थल भी हैं। असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर, चाय के बागान और भी बहुत सारी जीव जंतुओं की प्रजातियाँ जिसे आप देखने वहाँ पर जा सकते हैं। असम का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो काजीरंगा, जहाँ पर बड़े पैमाने पर पहाड़ी इलाके, दलदल मैदान और जल निकाय हैं। एक सींग वाला गैंडा और छोटे कछुए हैं यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर एक और है मानस राष्ट्रीय उद्यान। देखिए एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मानस नदी के किनारे है ये मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व की धरोहर स्थल है। ये भारत का एक टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पर हाईलैंड, सवाना के पर्णपाती वन पाए जाते हैं, दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ऐसी एक और राष्ट्रीय उद्यान है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पूर्वी हिमालय की तलहटी में शामिल है। यहाँ पर आप बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, एंगलिंग यानी कि मछली पकड़ सकते हैं। और यहाँ पर एक नदी है जीराबाली। इसके साथ साथ एक और जगह है यहाँ पर मजुली। मजुली की बात की जाए तो एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप था, जो कि असम की ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, लेकिन भारी कटाव की वजह से आज ये लुप्त हो चुका है। मजुली में बहुत सारे जातीय समुदाय जैसे अहोम, कचारीस, ब्राह्मण, कोच, राजबोंगशी, बोनाइस, कोटबार्ड्स, नेपाली, इन सब का निवास स्थान है। ये असम की ना एक तरीके से सांस्कृतिक राजधानी थी कभी, लेकिन आज क्या हो गया इसका, ये लुप्त प्राय हो गई है। मजली की बात की जाए तो मजली में मिट्टी के बहुत सारे बर्तन भी मिले हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से मिलते जुलते हैं। मजली द्वीप में रहने वाली जो जातीय समूह, इनकी संस्कृति बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर मुखौटा बनाया जाता है, बेहतरीन नाव बनाई जाती हैं,
मजुली में वनस्पति और जीवों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। सर्दी के मौसम में बहुत सारी प्रजातियां आती हैं पक्षियों की यहाँ पर। इसके अलावा एक पवित्र स्थल भी है यहाँ पर। संस्कृति, प्रवासी पक्षी, मिट्टी के बर्तन, मुखौटा, पालनाम, रासलीला उत्सव, मुखौटों का शिल्पांकन, ये सब ऐसे केंद्र हैं जो पर्यावरण पर्यटन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो ये इस चैप्टर में था। आगे पर्यावरण पर्यटन का इफेक्ट बताया गया। पर्यावरण पर्यटन का ये इफेक्ट होता है कि जहाँ एक और ये पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं तो दूसरी ओर ये निगेटिविटी बढ़ाते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। घरेलू बजट को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं गरीबी को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति पर इसका समान प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों को घर बार छोड़कर जाना पड़ता है, जो कि हमने बात चैप्टर की शुरुआत में कर ली थी। इसके बाद इस चैप्टर का एक निष्कर्ष दिया। आई होप से इस चैप्टर से कोई प्रश्न आएगा, इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।